सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी कहानी के मुख्य किरदार के पास असीमित यानी बिल्कुल गॉड लाइक शक्तियां आ जाएं। सुनने में बड़ा कूल लगता है ना? आज की चर्चा में हम एनिमे और वेब सीरीज की दुनिया के सबसे दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि ऐसी एब्सोल्यूट पावर आखिर अपने साथ क्या नतीजे लेकर आती है। आखिर इस इन्फिनिट पावर की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दो बिल्कुल अलग हीरोज की दुनिया में ले जाएगा। एक तरफ है ऑर्डिनरी बनने की और हंसी मजाक वाली जिद, तो दूसरी तरफ है जिंदा रहने की एक डार्क लाइफ और डेथ वाली जंग। ये दोनों ही हीरोज अपनी इन अनोखी क्षमताओं का भारी बोझ एक अलग ढंग से उठा रहे हैं। तो आज का हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले बात करेंगे कल्टिवेशन और लिमिटलेस पावर की, फिर स्ट्रेंज स्कूल चैलेंजेस, उसके बाद वीकेस्ट टू एस रैंक हंटर, फिर चलेंगे द ग्रेट वॉर ऑफ जेजू आइलैंड की तरफ, और आखिर में देखेंगे द राइज ऑफ द ट्रू प्रोटेक्टर। मतलब एक हल्के फुल्के स्कूल से निकलकर हमारा ये सफर एक बेहद खतरनाक और ग्रिटी दुनिया में जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, कल्टिवेशन एंड लिमिटलेस पावर। कहानी शुरू होती है कल्टिवेशन कैलेंडर के साल 4386 में, जहां वैज्ञानिक जादू यानी साइंटिफिक मैजिक का पूरा बोलबाला है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम दो बिल्कुल अलग हकीकतों को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ कल्टिवेशन हाई स्कूल है, जहाँ पूरा फोकस फोर्स वैल्यूज पर है, स्पिरिचुअल पेट्स हैं, और सबसे मजेदार बात, अपनी ताकत को छुपाने की कोशिश चल रही है। ये काफी हल्के फुल्के मिजाज की दुनिया है। पर दूसरी तरफ है हंटर डंजन्स। वहाँ फोकस सिर्फ एक चीज पर है, सर्वाइवल। ई रैंक से लेकर एस रैंक तक के हंटर्स अपनी जान हथेली पर रखकर इन खतरनाक मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं। एक दुनिया में ताकत छुपानी पड़ती है, तो दूसरी में जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी ताकत दिखानी पड़ती है। थोड़ा पर्सपेक्टिव सेट करते हैं। एक बार एक लेवल 5 का बेहद खतरनाक डीमन टोड शहर पर हमला करता है। ऐसे में बच्चा वांगलिंग क्या करता है? वो चुपके से बिना किसी मेहनत के लिटरली बस ऐसे ही उसे हरा देता है। यहाँ तक कि उस बच्चे की स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा थी कि उसने एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक खिलौने की तरह तोड़ दिया। कोई मेहनत नहीं, बस कैजुअली तोड़ दिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्ट्रेंज स्कूल चैलेंजेस। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे वांगलिंग अपने टीनेज सालों में आकर बस एक नॉर्मल आम जिंदगी जीने की कोशिश करता है, पर उसकी शक्तियां ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। अगर वांगलिंग का कोई लाइफ मोटो है तो वो है लो प्रोफाइल रखना, बस किसी की नजरों में नहीं आना। वो बचपन से अपनी ताकत को दबाने के लिए गोलियां खाता आया है। एंट्रेंस टेस्ट के टाइम उसने सोचा कि ठीक 400 फोर्स वैल्यू लाएगा ताकि चुपचाप ऑर्डिनरी क्लास में बैठ सके। पर होता क्या है, गलती से वो उसी डीमन टोड स्पिरिट को फिर से खत्म होने की कगार पर ला देता है, और नतीजा, उसे ऑर्डिनरी नहीं सीधा एलीट क्लास में डाल दिया जाता है। इससे बुरी किस्मत और क्या ही होगी। उसके बाद तो स्कूल के पिल रिफाइनिंग क्लास में जो होता है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल कॉमेडी है। एक फ्रॉग चेन चाओ के तांबे के बर्तन को खा जाता है और उस बेचारे को जहर दे देता है। अब वांगलिंग को उसकी जान बचानी थी, तो वो क्या करता है? वो क्लास में रखे एक आम से माइक्रोवेव अवन का यूज करता है। हाँ, सच में एक स्टैंडर्ड क्लासरूम माइक्रोवेव। वो उसमें रेयर इंग्रेडिएंट्स डालता है, अपनी टाइम एक्सेलरेटिंग स्पिरिचुअल फोर्स यूज करता है, और कुछ ही मिनट में एक टॉप टियर गोल्डन स्पिरिचुअल एंटीडोट बनाकर निकाल देता है। माइक्रोवेव में जादुई दवाई, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। खैर, अब इस कॉमेडी से निकलकर चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, वीकेस्ट टू एस रैंक हंटर। यहाँ से टोन बिल्कुल डार्क और ग्रिम हो जाती है, क्योंकि हम एंटर कर रहे हैं हंटर सिस्टम की बेहद कठोर दुनिया में, जहां हमारी मुलाकात होती है एक अंडरडॉग से, जिनवू संग। सोचिए, सालों तक एक सबसे कमजोर ई रैंक हंटर बनकर माइनिंग टीम्स में पसीना बहाना और मौत से खेलना, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसों की तंगी थी। फिर कुछ ही महीनों के अंदर एक चमत्कार होता है, एक नया सिस्टम उसके हाथ लगता है और वो तेजी से लेवल अप होने लगता है। उसे मिलती हैं शैडोज को कंट्रोल करने की अनोखी शक्तियां। और आज जब उसका रीअसेसमेंट होता है, तो मैजिक मापने वाली मशीन ही एरर देने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत नापने की हद के बाहर थी। वो अब एक अनमेजरेबल एस रैंक हंटर बन चुका है। पर यहाँ सवाल ये है, इस सब के पीछे जिनवू की असल प्रेरणा क्या थी? जवाब है इटर्नल स्लीप डिजीज।
ये एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जिसमें लोग कोमा में चले जाते हैं क्योंकि उनका शरीर मैजिकल एनर्जी के स्ट्रेन को झेल नहीं पाता। जिनवू की माँ इस बीमारी से जूझ रही हैं और उनके उस महंगे इलाज का खर्चा उठाने के लिए ही जिनवू बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर इन खतरनाक ए रैंक और रेड गेट डंजन्स में जाता था। और उसकी इस नई शक्ति का सबसे स्पाइन चिलिंग हिस्सा एक ही शब्द में कैद है, अराइज, यानी उठो। जब वो ये कहता है, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पास नेक्रोमैंसी पावर है जिससे वो मरे हुए दुश्मनों को जिंदा करके अपनी सेना में शामिल कर लेता है, जैसे ए रैंक डंजन का वो खतरनाक बॉस कागलगन। जिनवो ने उसे हराया और एक ही झटके में उसे अपना लॉयल शैडो सोल्जर बना लिया, जिसे आज हम डस्क के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, ग्रेट वॉर ऑफ जीजू आइलैंड। यहाँ स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ संकट इतना बड़ा था कि किसी एक देश के बस की बात नहीं थी। 4000 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मौत का आंकड़ा है। जेजू आइलैंड पर लगभग 4000 म्यूटेंट उड़ने वाली चींटियों ने आतंक मचा दिया था। और ये कोई ऑर्डिनरी इंसेक्ट्स नहीं थे। इन्होंने आम नागरिकों की तो जान ली ही, साथ ही कई बेहतरीन हंटर्स को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस इंसेन थ्रेट को खत्म करने के लिए कोरिया और जापान के टॉप एस रैंक हंटर्स ने एक जॉइंट रेड प्लान की। उनका टारगेट बिल्कुल साफ था, उनकी कॉलोनी का सिग्नल डिसरप्ट करो और एंट क्वीन का काम तमाम करो। बैक, छॉय, कुमामोतो और गोतो ryuji जैसे स्टार हंटर्स इसमें शामिल थे। शुरू में लगा कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, पर तभी एंट्री होती है एंट किंग की, एक ऐसी मुसीबत जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। इस एंट किंग ने आते ही टॉप एस रैंक्स को मक्खियों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया और गोटो जैसे लेजेंडरी हंटर को एक पल में मार गिराया। जब बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी थी और पूरी टीम मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, तब जिनवो की गेम चेंजिंग टेक्निक काम आती है, द शैडो एक्सचेंज टेक्निक। उसने काफ़ी होशियारी से पहले ही रेड टीम के मेंबर्स की परछाइयों में अपने शैडो सोल्जर्स छुपा दिए थे। जैसे ही हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, उसने इंस्टेंटली अपने एक सोल्जर के साथ जगह स्वॉप कर ली। उस होपलेस बैटलफील्ड में एक नए मसीहा की तरह उसकी धमाकेदार एंट्री सच में माइंड ब्लोइंग थी। उसके बाद एंट किंग और जिनवो के बीच जो एपिक शोडाउन हुआ, उसने सब हिला के रख दिया। जिनवो ने उस वेरिएंट की रफ्तार, उसके जहर की इम्यूनिटी और उसकी बेशुमार ताकत को बराबरी की टक्कर दी और आखिरकार उसने एंट किंग को मार गिराया। लेकिन क्लाइमैक्स वहां खत्म नहीं होता। उसने अपनी शक्ति से उस मृत एंट किंग को वापस जिंदा किया और अपनी सेना का सबसे ताकतवर शैडो सोल्जर बना दिया, वो अल्टीमेट सोल्जर जिसे हम बेरू कहते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, राइज ऑफ द ट्रू प्रोटेक्टर। इन सारे बैटल्स के बाद ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये एब्सोल्यूट ताकत आखिर इन हीरोज को किस दिशा में ले जाती है। अगर जिन्हू की जर्नी का सबसे इमोशनल पल देखें तो वो तब आता है जब वो 100 फ्लोर के उस खतरनाक डीमन कैसल को पार करके एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल करता है। ये वो जादुई दवा थी जो ठीक ना हो सकने वाली बीमारी को भी ठीक कर सकती थी, और इसकी मदद से वो आखिरकार अपनी माँ की 4 साल लंबी इटर्नल स्लीप बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सोचकर देखिए, उसकी सारी फाइट, सारा स्ट्रगल बस इस एक पल के लिए ही तो सार्थक हुआ। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पक्की करने के बाद जिनवो एक और बड़ा बदलाव लाता है। वो किसी भी बड़ी या पहले से स्थापित गिल्ड का हिस्सा बनने से मना कर देता है। इसके बजाय वो चेयरमैन गो गुनही की ब्लेसिंग के साथ अपनी खुद की एक नई गिल्ड बनाता है। इसका सीधा सा मतलब था कि वो अब एक इंडिपेंडेंट प्रोटेक्टर बनेगा और अपने तरीके से ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा। तो इन दोनों की कहानियों को अगर मिलाकर देखें तो हमें क्या समझ आता है? वैंग लिंग के पास ताकत है, पर वो इसका इस्तेमाल सिर्फ शांति बनाए रखने और एक हिलेरियस आम जीवन जीने के लिए करता है। वहीं सुंग जिनवू एक बिल्कुल अंडरडॉग से उठकर अपनी शक्तियों से मौत पर जीत हासिल करता है और लोगों को बचाता है। हालात चाहे कितने भी अलग हों, दोनों ही हमें ये दिखाते हैं कि आखिर एक ओवरपावर्ड हीरो होने के सही मायने क्या होते हैं। वो अपनी उस एब्सर्ड ताकत का इस्तेमाल बस उन लोगों को बचाने में करते हैं जिनकी उन्हें फिक्र है। आखिर में एक बड़ा सवाल जरूर छूट जाता है, क्या सच्ची वीरता लोगों की भीड़ में ऑर्डिनरी बनकर घुल मिल जाने में है, या फिर फ्रंट लाइन्स पर सबसे अकेले खड़े होकर टकराने में? अगर कभी किसी को ऐसी असीमित शक्ति मिल जाए तो वो उसके बोझ को कैसे उठाएगा? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।